हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल वैष्णव स्वागत करता हूं आपका वसंत क्लासेस पर। आज हम कक्षा 10th के अध्याय 1 विज्ञान सब्जेक्ट के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इसके ऊपर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इससे पहले हमें इसके बारे में जो ये अध्याय है इसके बेसिक के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या है कि परिवर्तन के बारे में जो जानकारी है वो पता होनी चाहिए। तो परिवर्तन जो है दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। जो पहला परिवर्तन है वो है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। और जो दूसरा परिवर्तन है उस परिवर्तन का नाम है रासायनिक परिवर्तन। ये सबको पता है क्योंकि हम क्लास 6 से ये पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, अब भौतिक परिवर्तन होता क्या है इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो भौतिक परिवर्तन हम दैनिक जीवन में देखते हैं, इसके उदाहरण हम दैनिक जीवन में देखते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? भौतिक गुणों में परिवर्तन होना। भौतिक गुणों में परिवर्तन होना। अब भौतिक गुणों में क्या? जैसे कि आकार, जैसे कि वस्तु के आकार में परिवर्तन होना, वस्तु के आकार में परिवर्तन होना, और अवस्था में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना। ठीक, आकार में परिवर्तन जैसे कि कागज का फाड़ना, कागज का फाड़ना ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किसे कहेंगे? किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्लियर? अब कागज का फाड़ना एक तो ये हो गया क्या? भौतिक परिवर्तन। दूसरा एग्जांपल देखा जाए जैसे कि पेड़ों को काटना, पेड़ों को काटना, तो ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जो मोम होता है उसका पिघलना, ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जल का बर्फ में परिवर्तन होना, तो वो परिवर्तन कौन सा हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन। बर्फ का वापस जल में परिवर्तन होना, ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक, और जो भौतिक परिवर्तन होता है ये अस्थायी होता है। ये क्या होता है? अस्थायी होता है। अस्थायी कैसे? कि जैसे कि जल का बर्फ में परिवर्तन होना और बर्फ से वापस क्या बन जाता है? जल बन जाता है, तो वो स्थायी नहीं है, वो क्या है? अस्थायी। क्लियर? दूसरा देखा जाए तो ये जो परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन है, इसमें कोई नए पदार्थ नहीं बनता है, नए पदार्थ नहीं बनता है। तो नए पदार्थ नहीं बना तो वो कौन सा हो गया? अस्थायी हुआ। यानी कि प्रारंभिक जो पदार्थ है उसको वापस प्राप्त किया जा सकता है। प्रारंभिक पदार्थ को वापस प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको, जैसे कि कागज का फाड़ना, कागज का फाड़ना, पेड़ों को काटना, पेड़ों को काटना, जल का बर्फ में परिवर्तन होना, बर्फ में परिवर्तन होना। तो ये इसके क्या है? एग्जाम्पल। ठीक, फिर दूसरी चर्चा की जाए रासायनिक परिवर्तन के ऊपर। तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे? कि रासायनिक गुणों में, किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन है। अब रासायनिक परिवर्तन कैसे पता करें? रासायनिक परिवर्तन कैसे हो रहा है उसको पता करने के लिए भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए कैसे कि एक तो आपको पता होना चाहिए कि रंग में परिवर्तन हो, किसी वस्तु के रंग में परिवर्तन हो, तो वहां पर क्या होगा? वो रासायनिक परिवर्तन। दूसरा देखा जाए तो जैसे कि अवस्था में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना। तीसरा तापमान में परिवर्तन होना। तो ये तीन जो है इसके द्वारा हम रासायनिक परिवर्तन को पता कर सकते हैं। गैस का उत्सर्जन होना, गैस का उत्पन्न होना, वो भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रंग में परिवर्तन होना, इसके लिए एग्जाम्पल देखा जाए जैसे कि
लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, तो वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। लोहे की जो कील होती है उसको जब किसके विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, तो ये जो कॉपर सल्फेट है ये नीले रंग का होता है। कैसे होता है? नीले रंग का। और जब इसमें कील डाल दी जाती है, कील डाल दी जाती है, तो वो निर्माण होता है किसका? आयरन सल्फेट का निर्माण होगा, आयरन सल्फेट का निर्माण होगा। और आयरन सल्फेट है वो कैसे रंग का हो जाएगा? हरे रंग का हो जाएगा। तो यहां पर नीले से क्या हो रहा है? हरे रंग में परिवर्तन हो रहा है, नीले से हरे रंग में परिवर्तन हो रहा है। और कॉपर क्या हो जाएगा? विस्थापित हो जाएगा, कॉपर विस्थापित हो जाएगा। तो लोहे पर लाल भूरे रंग की क्या आ जाती है? परत आ जाती है। लोहे पर जो लोहे की कील डाली उसमें उसमें लाल भूरे रंग की क्या आ जाएगी? परत। तो यहां पर रंग में परिवर्तन होना, ये क्या हो गया? वो रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक। अवस्था में परिवर्तन होना, जैसे कि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, मैग्नीशियम का रिबन होता है, जब उसे ऑक्सीजन के संपर्क में जलाया जाता है, ऑक्सीजन के संपर्क में जलाया जाता है, तो वो एक राख के समान हो जाता है, राख के समान हो जाता है। मैग्नीशियम की अभिक्रिया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ हो रही है, तो क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तन हो गया। क्लियर? तो ये क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन हो गया। ये क्या हो गया? अवस्था में परिवर्तन हो गया। अब गैस का उत्पन्न होना, गैस का उत्पन्न होना कैसे? जैसे कि जिंक की अभिक्रिया, जिंक के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, अगर उसको परख नली में डालें और उसके बाद इसकी अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की जाए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की जाए, तो वहां पर क्या होगा? जिंक सल्फेट का निर्माण होगा। और साथ में जो गैस निकलेगी वो गैस होगी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो गैस का उत्पन्न होना ये भी क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक। और देखा जाए जैसे कि तापमान में परिवर्तन होना, जब इसकी अभिक्रिया, जिंक की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में की जाती है तो परख नली गर्म हो जाती है, परख नली गर्म हो जाती है। तो इसका ये क्या तात्पर्य हुआ कि ये तापमान में भी क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। क्लियर? कार्बन जो होता है, कार्बन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ की जाती है, कार्बन को जलाते हैं, तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। तो आपको, मुझे आशा है कि भौतिक परिवर्तन भी समझ में आया होगा और रासायनिक परिवर्तन में भी समझ में आएगा। दैट्स क्लियर। तो ठीक है, इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो इस अध्याय को शुरू करने से पहले हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर ली, रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन। अब हम इस अध्याय में क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हमें जानकारी पूर्ण रूप से पहले होनी चाहिए। अगर वो टॉपिक का आपके क्लियर है तो मान के चलिए आपका ये अध्याय क्या हो जाएगा? समझ में आ जाएगा। तो क्या क्या समझना है इस अध्याय में? जो पहला समझा हमने, क्या समझा? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। इसके एग्जाम्पल हमने बहुत सारे देखे थे। भोजन का पचना, ये भी क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन। और दूसरा हम क्या पढ़ेंगे इसमें? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। अब अभिक्रियाएं क्या? रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे लिखे, रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे लिखे, तो इसके कुछ नियम है वो बाद में देखेंगे हम। उससे पहले पढ़ना क्या है इस अध्याय में पूर्ण रूप से वो जानकारी लेते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे लिखे, फिर जो तीसरा टॉपिक होगा वो क्या होगा? रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करें, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कैसे करें। और जो चौथा टॉपिक आएगा वो क्या आएगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के कितने प्रकार है उसके बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। और जो पांचवा टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? संचरण। तो संचरण के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करनी। धीरे धीरे हम एक एक पॉइंट क्लियर करते आगे बढ़ेंगे। फिर जो अगला टॉपिक आएगा वो क्या आएगा? विकृत गंधिता, विकृत गंधिता।
घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हम जैसे जैसे ये एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे सब क्लियर हो जाएगा आपके। ठीक, तो अब जो रासायनिक परिवर्तन है इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। अब हम क्या करेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे लिखे, रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे लिखे, तो उसके कुछ नियम है, उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। क्लियर, तो रासायनिक जो नियम है मैं लिख देता हूं यहाँ पर। रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे लिखे, उसमें पहले जो शब्द है अभिकारक, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभिकारक किसे कहते हैं, तो अभिकारक किसे कहेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और तीर के किस तरफ लिखा जाता है, इसे बाईं तरफ पर लिखा जाता है, तीर के बाईं तरफ पर लिखा जाता है। तो अभिकारक किसे कहते हैं, देखो रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, कौन लेते हैं, पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक, उन्हें अभिकारक कहते हैं। और इसे किस तरफ लिखा जाता है, इसे तीर के बाईं तरफ लिखते हैं। क्लियर, फिर दूसरा जो वर्ड है वो है उत्पाद। अब उत्पाद किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, जो नए पदार्थ बनते हैं उसे उत्पाद कहते हैं। तो लिख देता हूं मैं यहां पर, रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्लियर, अब जो तीसरा वर्ड है वो है उत्प्रेरक, वो है उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक किसे कहेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया होने की जो गति है, दर है, उसको बढ़ा देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो लिख देता हूं यहां पर परिभाषा इसकी, रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन अभिक्रिया होने की गति या दर को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्लियर, अब आप कहोगे सर कि ये तो नियम तो लिखवा दिया लेकिन हमें समझ में नहीं आया ये अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, उत्प्रेरक क्या है। तो उसके लिए एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, मैग्नीशियम का जो रिबन होता है उसको जब जलाया जाता है, अब ये किसके संपर्क में जलेगा, ऑक्सीजन के संपर्क में जलेगा। अब जब जलेगा तो किसका निर्माण होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। और जो मैग्नीशियम का रिबन है इसको जलाया गया तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ ये राख के समान होता है, किसके समान, राख के समान होता है, यानी कि धूसर रंग का होता है। अब इसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक, और यहां पर एरो का चिन्ह, और क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है। और जो यहां पर ये अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं पदार्थ, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, अभिकारक। और मैंने अभी बताया कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और उन्हें किस तरफ लिखा जाता है, बाईं तरफ लिखा जाता है। तो ये किस तरफ है, बाईं तरफ है। क्लियर, फिर जो बन रहा है वो क्या है, उत्पाद है, और ये बाईं तरफ किस तरफ लिखा गया, अभिकारक को तीर के बाईं तरफ लिखा गया। क्लियर, अब जो नया पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, नया पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, ये उत्पाद है, ये क्या है, उत्पाद।
और उत्पाद को किस तरफ लिखा जाता है, तीर के राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, राइट हैंड साइड में, यानी कि दाईं तरफ पर लिखा जाता है। क्लियर? तो ये आपको नियम है वो समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर लेते हैं एक बार। चलिए इसी प्रकार और उदाहरण रासायनिक अभिक्रियाओं के देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। जैसे कि उदाहरण देखे हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया किसके साथ, अम्ल के साथ की जाती है, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में की जाती है, तो किसका निर्माण होता है, नमक का निर्माण होता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, और साथ में किसका निर्माण होगा, जल का निर्माण होगा। तो ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। अब ये जो पदार्थ है वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक कहलाएंगे, और अभिकारक को किस तरफ, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, और जो नए बन रहे हैं पदार्थ उन्हें क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फिर वापस आप तीर का चिन्ह लगाइए और क्या लिखोगे, जो नए पदार्थ बन रहा है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या बन रहा है, जल बन रहा है। ठीक, ये समझ में आया होगा। फिर और एग्जांपल देखा जाए, जैसे कि सोडियम की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की जाए, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में की जाए तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है, और साथ में क्या है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। अब ये जो पदार्थ है वो क्या कहलाएंगे, अभिकारक, और ये पदार्थ क्या कहलाएंगे, उत्पाद कहलाएंगे। हिंदी में लिखना चाहे तो हिंदी में भी लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, सोडियम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, और क्या बन रहा है, सोडियम सल्फेट, और साथ में कौन सी गैस उत्सर्जित हो रही है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित हो रही है। क्लियर? तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि पोटेशियम की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की जाती है तो किसका निर्माण होता है, पोटेशियम सल्फेट का निर्माण होता है, और साथ में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। अब इसे समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पोटेशियम प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, किसका निर्माण हो रहा है, पोटेशियम सल्फेट का निर्माण हो रहा है, और किसका निर्माण हो रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। ठीक, तो ये जो है पदार्थ ये क्या कहलाता है, अभिकारक, अभी बताया था मैंने आपको, और ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे उत्पाद। क्लियर? समझ में आया होगा। और अब आप कहोगे कि सर ये सूत्र कहाँ से बन रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है, तो चिंता की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो डाल दूंगा जिससे आपको भली बात ही समझ में आ सके। ठीक, और एग्जांपल देखें, जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में करें तो किसका निर्माण होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है, और साथ में कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। इस रासायनिक समीकरण के द्वारा भी हम लिख सकते हैं, क्या लिखोगे, मैग्नीशियम का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, Mg, प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HCl, दोनों क्या है, अभिकारक है, आपस में अभिक्रिया करेंगे, फिर लगाओ तीर का चिन्ह, फिर क्या लिखोगे, किसका निर्माण हो रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, और साथ में किसका निर्माण हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। ठीक, तो ये एग्जांपल भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो इसके बाद जो हम टॉपिक लेंगे वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब यहाँ पर देखिए ये अभिक्रियाएं हैं वो संतुलित नजर नहीं आ रही होगी आपको, तो द्रव्यमान संरक्षण का जब नियम हम पढ़ लेंगे तो हम इस अभिक्रियाओं को
पूर्ण रूप से संतुलित करेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम। रब कर लेता हूं मैं एक बार इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अब इस नियम को अगर आप समझ लोगे तो आप रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित आसानी से कर पाओगे। तो अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहेंगे? एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है लवाइजी। वैज्ञानिक का नाम है लवाइजी। अब लवाइजी ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। रासायनिक संयोजन के दो नियम होते हैं और उसमें जो पहला नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा जो नियम है वो स्थिर अनुपात का नियम होता है। उसके बारे में हमें अभी जानकारी कोई जरूरत नहीं है। तो पहले जो हमें जानकारी होनी चाहिए वो क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? तो लवाइजी ने क्या बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं पदार्थ, जो भाग लेते हैं पदार्थ, तो उनके द्वारा जो नया जो पदार्थ बनता है उनका जो द्रव्यमान होता है, उनका जो द्रव्यमान होता है, तो बनने वाले जो उत्पाद होते हैं उनका द्रव्यमान मतलब अभिकारक के बराबर होता है, अभिकारक के बराबर होता है। तो मैं एक बार इसका नियम लिख देता हूं। रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का द्रव्यमान बनने वाले उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होता है। और इसे क्या कहते हैं? इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो। तब तक हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।